हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सभी बच्चे बढ़िया होंगे। तो आज का अपना जो बच्चे ये क्लास होने वाली है, इस क्लास में हम समांतर श्रेणी के देखेंगे। और ये अपना क्लास जो हो रही है, ये बच्चे हो रही है 10th की क्लास। 10th की मैथ हो रही है। अब इस मैथ में जो अपना चैप्टर नया चैप्टर चलने वाला है, ये नया चैप्टर में हम बात करेंगे। कौन से चैप्टर की बात करेंगे? समांतर श्रेणी अपना चैप्टर है। कौन सा? 5वां चैप्टर है। इस 5वें चैप्टर की बात करने वाले हैं। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। अब इस समांतर श्रेणी कैसे, किस प्रकार की श्रेणी, एक तो श्रेणी आप जानते हैं श्रेणी बनती कैसे है और ये श्रेणी होती कैसे है, उसको आप तो जानते ही होंगे। बट समांतर श्रेणी क्या होती है उसको हम देखते हैं। समांतर श्रेणी की बात करें तो बच्चे यहाँ पे अपना एग्जाम्पल रखा हुआ है। जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे बच्चे कह रहा है समांतर श्रेणी संख्याओं की निम्नलिखित सूची पर विचार कीजिए। ये क्या एक समांतर श्रेणी है? तो देखो 1 2 3 4 क्या ये क्या है? एक समांतर श्रेणी है। 100 और 70 40 10 क्या होगा? एक समांतर श्रेणी होगा। क्यों समांतर श्रेणी होगा बच्चे? इसमें देखो, इसमें 1 में अगर 1 जोड़ोगे तो 2 मिलेगा, 2 में 1 जोड़ोगे तो 3 मिलेगा, और 3 में 1 जोड़ोगे तो 4 मिलेगा। मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 1 1। इन सभी में डिफरेंस आता है। अब वही बात करोगे तो बच्चे, अगर 100 में 30 घटाओगे तो आपको 70 मिलेगा, 70 में 30 घटाओगे तो आपको 40 मिलेगा, और 40 में 30 घटाओगे तो 10 मिलेगा। तो ये भी क्या हो गई? आपको अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी में हो गए। इसको भी आपको क्या होगा? ये भी समांतर श्रेणी में होगा। क्या होगा बच्चे? समांतर श्रेणी में होगा। चूँकि इन सभी के डिफरेंस क्या हैं? सभी के डिफरेंस मतलब अंतर, एक दोनों जो श्रेणी है, श्रेणी में जो संख्याएं हैं, इन संख्याओं का अंतर क्या है? समान है। इसमें भी आपका 0 0 का अंतर देखने को मिलेगा। इसमें भी अगर -15.5 से घटाओगे -1.1, देखो तो -1.5, ये माइनस माइनस प्लस होगा 1.1, ये निकल के आएगा -0.5। इसी तरीके से ये सभी में क्या होगा? 0.5 आएगा। देखो यहाँ पे अगर आप -0.5 जोड़ोगे तो ये निकल आएगा, 0.5 जोड़ोगे तो ये आएगा। इसी तरीके से आपका क्या हो गया? ये सभी श्रेणियाँ क्या दिख रही हैं? आपकी समांतर श्रेणी दिख रही है। तो ये आपका बच्चे, ये बुक में आपके एग्जाम्पल है, ये सभी क्या है? समांतर श्रेणी है। देखो, अब देखें यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको देखना है। अब देखो, जैसे कि यहाँ पे अगर आपको अंतर, इसमें डिफरेंस निकालना होगा, तो आपको डिफरेंस निकालने के लिए आपको यह फार्मूला लगाना पड़ेगा। कैसे यहाँ पे निकालते हैं उसको भी हम देखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल नीचे हम आते हैं, यहाँ पे उदाहरण कौन सा? उदाहरण कोई भी एक उदाहरण हम देख लें जो सिंपल उदाहरण है। सिंपल उदाहरण देखेंगे, उसके बाद तो हम क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में है उसको तो हम करने की कोशिश करेंगे ही। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, अपना पहला वाला एग्जांपल। पहले वाले एग्जांपल में देखेंगे तो आपके पास 4 4 10 और 16 22 है। अगर इस दोनों इनमें डिफरेंस निकालने के प्रयास करोगे सब बच्चों, तो आपको जैसे यहाँ पे क्या है? यहाँ पे A2 - A1 बराबर, मतलब A2 क्या है बच्चे? यहाँ इसको 10 लिया गया है तो 10 रखा गया, और A1 बच्चे 4, मतलब ये 4 क्या है? इसको 10 में से 4 घटाएंगे तो बच्चे 6 आएगा। फिर A3 मतलब बच्चे 16, 16 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा? 16 में से 10 घटाएंगे तो 6 आएगा। फिर ये A4 क्या बच्चे हो गया? 22, 22 में से A3 मतलब 22 में से 16 घटाएंगे तो आपका 6 आया। मतलब सभी का अंतर क्या है? सभी का अंतर कितना आ रहा है? यहाँ पे देखें, सभी का जो अंतर आ रहा है वो 6 6 आ रहा है। इसका मतलब जो ये श्रेणी होगी, कौन सी होगी श्रेणी? समांतर श्रेणी होगी। अब इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा आपको क्वेश्चन में। क्वेश्चन कैसे लगेगा? हम उन क्वेश्चन को बताएंगे जो आपके एक्सरसाइज में रखे गए हैं। एग्जाम्पल बच्चे, आपको एग्जाम्पल खुद समझ में आएगा जब हम एक्सरसाइज को करवा देंगे, तो एग्जाम्पल आप खुद कर सकते हैं, या पहले आप एग्जाम्पल करें फिर क्वेश्चन या एक्सरसाइज को करें। लेकिन एक्सरसाइज को आपको पहले हम बताएंगे, आप खुद एग्जाम्पल देख के कर लेंगे। इसलिए मैं एग्जाम्पल इसमें सॉल्व किया गया है, मैं एग्जाम्पल सॉल्व नहीं करूँगा। एग्जाम्पल इसलिए नहीं सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि जब हम एक्सरसाइज पढ़ा देंगे तो उसके आधार पर बच्चे आप एग्जाम्पल को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, चलिए इतना आपको बच्चे सारे क्लियर हो गया, तो आगे चलते हैं। अपना जो क्वेश्चन है, जो 5.1 का जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को, पहले वाले क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए चलते हैं। अपना पहले वाले क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। तो यहाँ पे कह रहा है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन AP, मतलब अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन अर्थात क्या? समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी, और क्यों? तो प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है
प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए जो किराया है कितना है, 8 रुपये है। प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपये है। एक निश्चित किलोमीटर जाने के लिए किराया कितना लग रहा है, 15 रुपये लग रहा है। मान लेते हैं कि आपके पास यहाँ से मान लें कि यहाँ से ये कोई बंदा यहाँ तक जाता है, ये क्या है, 1 किलोमीटर है। इस 1 किलोमीटर जाने के लिए 15 रुपये का किराया देता है। अब इसके बाद बच्चा 1 किलोमीटर और जाता है, यदि 1 किलोमीटर और जाता है ये 1 किलोमीटर, तो इसके 1 किलोमीटर के लिए क्या देना पड़ता है, 8 रुपये का किराया देना पड़ता है। अब इसी प्रकार देखो, इसी प्रकार और आगे 1 किलोमीटर, यहाँ से 1 किलोमीटर और जाएगा, यहाँ तक बच्चे कितना देना पड़ रहा है उसको, 1 किलोमीटर अगर ये और जाएगा तो यहाँ भी 8 रुपये देना पड़ेगा, और यहाँ तक भी जाएगा 1 किलोमीटर और, तो यहाँ भी 8 रुपये और देना पड़ेगा। इसका मतलब उसका टोटल जो किराया होगा उसको अगर हम देखने का प्रयास करें, तो अगर हम देखें बच्चे यहाँ पे देखें कि बच्चा जब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जा रहा है तो 15 रुपये लग रहा है। अब जब यहाँ से बच्चा यहाँ तक जाएगा तो उसके पास कितना किराया लगेगा, उसके पास लगेगा 15 + 8 किराया लगेगा, इतना होगा। अब जब बच्चा यहाँ से अगर यहाँ तक जाएगा तो ये किराया कितना लगेगा, देखो 15 + 8 तो ये हो गया 15, 8 कितना हो गया 23, और तो ये कितना हो गया 23 + 8 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब जब इसके आगे बढ़ेगा यहाँ तक जाएगा, 23 8 कितना हो जाएगा 31, 31 प्लस कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। चलिए इतना समझ आया है, नहीं समझ आया है तो देखो आगे नीचे हम करते हैं। हम यहाँ अपना है पहला क्वेश्चन, इसमें क्या करना है आपके बच्चे, इसमें करना कुछ नहीं है, आपको मानना है क्या, पहले किलोमीटर के लिए किराया कितना है बच्चे, पहले किलोमीटर के लिए किराया फिक्स किराया है, इसको मान लेते हैं A1 बराबर कितना है, 15 रुपये है। कितना है बच्चे, 15 रुपये है। अब दूसरा किलोमीटर के लिए किराया क्या हो जाएगा, किराया क्या हो जाएगा, दूसरे किलोमीटर, जब 1 किलोमीटर तक चलोगे फिर 1 किलोमीटर चलोगे तो क्या हो जाएगा, 2 किलोमीटर हो जाएगा। जब 2 किलोमीटर हो जाएगा तो पहले 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपये, उसके बाद जो 1 किलोमीटर चल रहे थे बच्चे वो क्या हो जाएगा, 8 रुपये और जुड़ जाएगा, तो यहाँ से बच्चे निकल के आएगा 23 रुपये निकल कर आएगा। कितना बच्चे, 23 रुपये ये निकल कर आएगा, 2 और 3 23 रुपये आएगा। अब यहाँ पे बच्चे आगे देखें, 3 किलोमीटर के लिए किराया 3 किलोमीटर के लिए किराया A3 बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, A3 बराबर तो मतलब 2 किलोमीटर के लिए 23, 1 किलोमीटर के लिए और जब चलेगा तो वो 8 रुपये और जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा 31 रुपये हो जाएगा। कितना, 31 रुपये हो जाएगा। अब 4 किलोमीटर के लिए बच्चे, 4 किलोमीटर के लिए किराया बच्चे कितना होगा, 4 किलोमीटर के लिए क्या मतलब A4 हम मान लेते हैं। इसके लिए देखो 3 किलोमीटर के लिए बच्चे आपके पास कितना किराया हो गया, मतलब 3 किलोमीटर के लिए 31 किराया हो गया, 1 किलोमीटर और बढ़ाएंगे तो मतलब 8 रुपये और बढ़ाना पड़ेगा, तो इसका मतलब 31 + 8 बराबर कितना हो जाएगा, 39 रुपये हो जाएगा। कितना बच्चे, 39 रुपये किराया हो गया। यहाँ तक आपको समझ आया, जब यहाँ तक समझ आ गया तो आगे भी समझ आएगा। चलिए आगे क्या देखते हैं, यहाँ पे आगे देखेंगे, अगर A2 - A1 करेंगे तो आपके पास निकल के आएगा 23 में से, मतलब A2 कितना है बच्चे, A2 23 है, A1 कितना है 15 है, A2 - A1 मतलब 15 बराबर 8 रुपये हो गया। कितना बच्चे हो गया, 8 हो गया। अब A3 में से अगर A2 घटा दें तो आपको A3 कितना है 31 है, A2 कितना है 23 है, तो इसको कितना आ जाएगा, इसमें ये भी 8 आ जाएगा। अब A4 में से A3 घटाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, 39 में से 31 घटाओगे तो बच्चे ये भी क्या आया, 8 आया। अब यहाँ पे देखो बच्चे कि इन दोनों सभी का अंतर कितना आ रहा है, समय में 8 आ रहा है, अर्थात जो क्रमागत पदों में अंतर क्या है, समान है। अतः जो संख्याओं की सूची बन रही है ये किस में है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में है। यहाँ पे लिख देना बच्चों, क्रमशः या क्रमागत पदों में अंतर क्या है बच्चे, अंतर समान है। अतः संख्याओं की जो सूची है, संख्याओं की जो सूची या श्रेणी बन रही है वो क्या है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में है। या आप अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन को आप लिख सकते हो क्या, समांतर श्रेणी लिख सकते हो बच्चे, क्या समांतर श्रेणी है। ठीक,
इतना आप बच्चे कर सकते हैं। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो बच्चे सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए, आई होप कि सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। यहाँ पे बच्चे आपको दिखाना ही था कि संबंध संख्याओं की सूची अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में है और क्यों है क्योंकि इनका जो सर्वांतर आ रहा है यहाँ पे, ये पे क्या आ रहा है, प्रत्येक का क्या आ रहा है, समान आ रहा है। प्रत्येक क्रमागत पदों में जो अंतर आ रहा है वो क्या आ रहा है, समान आ रहा है। इसलिए यह जो सूची हमने निकाला है, क्या सूची निकाला है, ये जो संख्याओं की सूची निकाली है, ये क्या है, ये समांतर श्रेणी में है। यही आपको ज्ञात करना था। आई होप कि बच्चे इतना क्लियर हो गया। इसके आगे हम चलते हैं अपने दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ। इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे हम देखें, कह रहा है कि किसी बेलन, अर्थात बेलन क्या होता है बच्चे, बेलन चाहे अपना घर का रोटी बेलने वाला बेलन ले लो, या बेलन के आकार में पाइप भी आती है, वो भी बेलन में ही आता है। तो वो क्या हो गया, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, हवा की मात्रा मतलब आपका जो बेलन होगा वो क्या होगा, खोखला होगा। खोखला बेलन अर्थात आप मान लो आपके पास कोई पाइप है, पाइप भी क्या आ जाएगा, बेलन के अंदर आ जाएगा। जब पाइप लेंगे तो उसके अंदर खोखली होगी पाइप, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, हवा आ जाएगी। ठीक, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा 1/4 भाग निकाल देता है। ठीक, तो बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा ज्ञात करना है, बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा ज्ञात करना है। जबकि वायु में जो निकालने वाला पंप है प्रत्येक बार बेलन के शेष हवा का, शेष जो उसमें हवा बच रही थी उसका 1/4 भाग, 1/4 हिस्सा बाहर निकाल देता है। तब आपको क्या करना है कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा कितनी है उसको बताना है। उसको बताने के लिए आपको बच्चे करना क्या है, कुछ नहीं, बड़ा ही सिंपल है। आपको मानना पड़ेगा जो बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जो आपको ज्ञात करने को कह रहा है उसी को आप मान लो x। मतलब यहाँ पे मान लो बच्चे, माना बच्चे बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, बच्चे की मात्रा, हवा की मात्रा क्या हो जाएगी, A1 बराबर मान लो बच्चे x है। अब पहली बार हवा निकलने के बाद बेलन में शेष हवा कितनी बचती है उसको अगर हम ज्ञात करने का प्रयास करें तो उसको कैसे ज्ञात करेंगे, देखो यहाँ पे हम ऐसे हिंदी भी लिखने का प्रयास करें तो पहली बार जब क्या करती है हवा बेलन से निकलती है तब उसके बाद जो शेष हवा रह जाती है वो कितनी रह जाती है। तो पहली बार हवा निकलने के बाद बेलन में शेष हवा कितनी, इसको हम मान लेते हैं A2। इसको A2 अगर मान लें तो x क्या था, बेलन में हवा माने थे, बेलन में आपके पास हवा हमने माना था x। अभी इसमें क्वेश्चन में देखो कि यहाँ बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग क्या हो जाता है, बाहर निकलता है। हमने बेलन में माना कि आप हवा कितनी उपस्थित है, x हवा उपस्थित है। इसका मतलब अगर इसका 1/4 भाग करें तो इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, इसका 4 भाग हो जाएगा। अब ये इतना क्या है जो बेलन में उपस्थित हवा है उससे 1/4 भाग क्या हो जाती है, बाहर हो जाती है। इसका मतलब उपस्थित कितना था, या अब बेलन में वो जो हवा निकलने के बाद बेलन में जो शेष हवा बच रही है वो कितनी बच रही है, जो हम माने थे x जो बेलन में उपस्थित हवा है उसमें से जो बाहर जो निकल रही है इसको घटा देंगे तो अब फिर दोबारा मतलब पहली बार निकलने के बाद अब बेलन में कितनी हवा उपस्थित है वो पता हो जाएगा। हमने इस तरीके को हमने यहाँ पे लिखना है x - x अपान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इतना बच्चे क्लियर हो गया। चलिए, जब इतना बच्चे क्लियर हो गया तो इसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 × 4 मतलब 4x - x अपान कितना हो जाएगा, 4। ये निकल के आएगा 3x अपान क्या हो जाएगा, 4 निकल कर आएगा। इतना सभी बच्चों को क्लियर हो गया। चलिए अब क्या करें, दूसरी बार जब हवा निकलती है जब बेलन से तब शेष हवा कितनी रह जाती है बेलन में उसकी बात करें। उसको हम यहाँ हम लिख लेते हैं तीसरी बार हवा निकलने के बाद। हम इस चीज़ को ना लिखें, सिर्फ A3 अकेले लिख दें और हम बता दें तो आपको समझ आ जाना चाहिए। लेकिन अगर आप थोड़ा सा टफ लग रहा होगा इसलिए मैं हिंदी भी लिख दे रहा हूँ। तो क्या, तीसरी बार हवा निकलने के बाद बेलन में शेष हवा मान लेते हैं बच्चे आपके पास A3 है। अब A3 है, चूँकि A3 हम यहाँ से हटा देते हैं इसको, यहाँ बेलन में, अब यहाँ लिखें बेलन में शेष हवा
शेष हवा बच्चे हमने कहा A3 मान ले। तो अब जो बच्चे आपके पास जो पहली बार निकला था हवा, उसके बाद बेलन में उपस्थित हवा कितनी रह गई थी? पहली बार x/4 निकाला था तो आपके पास जो उपस्थित हवा रह गई थी बेलन में कितना? 3x/4 रह गई थी। अब देखो 3x/4 ये रह गई है। अब जो उपस्थित है उसका 1/4 इस क्वेश्चन में कह रहा, प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 बाहर निकलता है। अब जो उपस्थित है मतलब 3/4, 3x/4 ये तो बेलन में उपस्थित है, इसका 3/4 अगर हम कर दें तो क्या हो जाती है? बेलन के बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ पे तीसरी बार नहीं दूसरी बार रहेगा बच्चे। पहली बार ऊपर लिखे हैं तो यहाँ दूसरी बार होगा, दूसरी। तो अब दूसरी बार कितने बचता है? हमारे पास 3x/4 था, बचा हुआ था, इसका 1/4 मतलब कि एक चौथाई कितना हो जाएगा? इसका 1/4 मतलब इसका चौथाई हिस्सा या 1/4 भाग, मतलब कि इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपका 1/4 भाग हो जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसमें क्या कर दो, 1/4 भाग मतलब 1/4। ठीक, इतना क्या हो जाता है कि बेलन से बाहर निकलता है। अब बेलन में कितनी उपस्थित शेष हवा रह जाती है, उसको शेष हवा ज्ञात करने के लिए जो उपस्थित है उसमें से जो बाहर जा रही है उसको हवा को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 1/4 इंटू 3/4 इंटू x, ये हो जाएगा। इतना क्लियर होगा बच्चे। अब हम बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3x/, या हम क्या कर दें 3x दोनों में कॉमन ले लें, 3x दोनों में कॉमन ले लेंगे तो 1/4 बचेगा, माइनस 1 कितना बचेगा? 16 बचेगा। अब इसमें क्या कर लें 3x ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करें बच्चे, इस दोनों में क्या कर दें 16 कॉमन ले लें, 4 से डिवाइड करेंगे 16 को 4 बार जाएगा, 4 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 निकल कर आएगा। 16 से 16 को मल्टीप्लाई करें तो 1 बार जाएगा, 1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? इतना आएगा। ठीक, अब देखो अब 4 में से 1 निकल जाएगा तो 3x मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया? 16। तो अभी यहाँ पे ऊपर कितना हो जाएगा? 9x कितना हो गया बच्चे? 16 हो गया। ये कितना A3 का मान कितना आ गया बच्चे? 16 9/16 आ गया। अब इसी प्रकार तीसरी बार हवा निकलने के बाद बेलन में शेष हवा कितनी बचती है उसको अगर ज्ञात करें तो यहाँ पे हम तीसरी बार हम लिख देते हैं तीसरी बार, और इसको हम ऐसे डॉट डॉट कर देते हैं और A4 मान लेते हैं। A4 आपके पास क्या होता है? A4 निकलता है जो आपके पास 9x/16, ये तो बेलन में उपस्थित हवा थी। अब जो बेलन में उपस्थित 9x/16 है इसी का 1/4 भाग, मतलब अगर हम 1/4 इसको करें तो 1/4 से मल्टीप्लाई करें, इतना भाग क्या करेगा? बाहर निकल जाएगा। कितना भाग? इतना भाग बाहर निकल जाएगा। कितने में से निकलेगा? इतने में से निकलेगा। तो अब इतना भाग बाहर निकालेंगे तो इसका मतलब घटाएंगे, तब जो उपस्थित हवा रह जाती है तीसरी बार में वो पता चलेगी। ये क्या हो जाएगा? हम 1/4 मल्टीप्लाई 9x कितना हो गया बच्चे? 16 हो गया। अब बच्चे क्या करेंगे? 9x को कॉमन ले लें और 16 को भी कॉमन ले लें तो बचेगा कितना? 1 माइनस 1 कितना? 4। अब देखो 4 को इसमें मल्टीप्लाई करो, 4 कम 4, 4 में से 1 गए 3 हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा कितना? 9x/16, ये मल्टीप्लाई 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 4। तो ये निकल कर आएगा 9x/16, ये 3/4 निकल कर आया। इतना निकल कर आया। अब इसको क्या कर दोगे? 9 त्रिक 27, 27x बट्टे कितना हो गया? 16 हो गया। इतना समझ आ गया बच्चे? इतना समझ आ गया। A4 का मान निकल कर आया। अब बच्चे यहाँ पे और हम देखें, यहाँ पे क्या करेंगे? A2 में से अगर A1 घटाएंगे तो आपके पास निकल कर कितना आएगा? A2 बच्चे निकल कर आया है आपके पास कितना? A2 निकल कर आया है 3x/4। अब इसमें A1 क्या है? x है। अब इसमें मैंने कहा बच्चे कि अगर 3x/4 में से अगर x घटाओगे तो ये निकल के आएगा 3x माइनस 4x/4। इसका मतलब निकल कर आया -1/4 इंटू x निकल कर आया। कितना बच्चे निकल कर आया? यहाँ पे निकल कर आया आपके पास x/4, ये क्या हो गया? माइनस में इतना निकल कर आया। अब A3 में से अगर A2 घटा दोगे बच्चे तो A3 मतलब क्या हो गया? A3 9x/16, A2 घटाओगे बच्चे कितना? A2 कितना हो गया? 3x/4 घटाएंगे। यहाँ पे बच्चे 9x/16 में से 3x क्या घटाएंगे? 3x घटाएंगे कितना? 4 घटाएंगे। ये कितना आ जाएगा? अगर इसको सॉल्व कर दोगे बच्चे तो ये भी निकल के आएगा 3 बटे कितना? 16x आ जाएगा। इतना निकल कर आएगा।
इतना निकल कर आएगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि A4 में से अगर A3 घटाओ, A4 आपके पास 27x/16 इसमें से घटाएंगे A3 मतलब 9x/16, 9x/16, तो ये बच्चे निकल कर आएगा -9 कितना 64। यहाँ पे 64 रहेगा बच्चे, ये 64 है, यहाँ पे 16 चौको 64 होगा, यहाँ पे 64 होगा, यहाँ पे बच्चे क्या होगा 64 होगा। तो ये 64 में से ये क्या होगा -9/64x हो जाएगा। अब यहाँ पे बच्चे कुछ दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको कुछ दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए? यहाँ पे देखो, क्या इसका अंतर, ये अंतर क्या बराबर है? बिल्कुल बराबर नहीं है। तो जो क्रमागत पदों में अंतर समान नहीं है, तो जो संख्या की जो सूची अपने पास बन रही है वो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में नहीं है, अर्थात समांतर श्रेणी में नहीं है। अब यहाँ पे बच्चे आप लिख सकते हो क्या क्रमागत पदों में अंतर समान नहीं है, अतः संख्याओं की सूची अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक, ये इतना बच्चे क्लियर हुआ। जब इतना क्लियर हो गया तो स्क्रीनशॉट के लिए बच्चे परेशान होंगे, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको जूम करिएगा, उसके बाद तब लिखिएगा बच्चे। तो स्क्रीनशॉट हो गया होगा। हम चलते हैं अपने तीसरे वाले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा वाला अपना क्वेश्चन है बच्चे कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये है, बढ़ती जाती है। तो अब आपको ज्ञात करना है क्या? आपको ज्ञात करना है क्या यह अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में इनके जो क्रमागत पद बन रहे हैं क्या वो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में है? चलिए, इसकी हमको ज्ञात करना है। हमको क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 मीटर खुदाई की लागत आपके पास, देखो प्रथम मीटर खुदाई की लागत आपके पास 150 रुपये है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे 1 मीटर खुदाई की लागत कितना दिया गया है? A1 बराबर दिया गया है कितना 150 दिया गया है, 150 दिया गया है, 150 रुपये दिया गया है। अब 2 मीटर खुदाई की लागत मतलब A2, देखो प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रत्येक मीटर मतलब 1 मीटर खोदने के लिए 150 रुपये दिया जाता है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ा दी जाती है। मतलब 1 मीटर के बाद अगर खुदाई होती है तो 1 मीटर के बाद अगर खुदाई होगी तो उसमें 50 रुपये लागत में बढ़ोतरी आ जाएगी। अगर आपको 1 मीटर खोदने के लिए इन्होंने कहा कि आपको 150 रुपये देना ही देना होगा। अगर 1 मीटर के अलावा अर्थात 2 मीटर खोदना हुआ तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे। तो मैंने यहाँ पे कह दिया क्या, 2 मीटर खोदें, 2 मीटर खुदाई की लागत 2 मीटर खुदाई की लागत A2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 150 + 50, ये इक्वल टू हो जाएगा अपना 200 रुपये हो जाएगा। इतना बच्चे क्लियर हुआ। अब यहाँ पे करें 3 मीटर खुदाई की लागत, 3 मीटर खुदाई की लागत ये होगा A3 बराबर कितना हो जाएगा 200 प्लस कितना 50 जुड़ेगा तो आपके पास 250 रुपये हो जाएगा। अब 3 मीटर हो गया, 4 मीटर खुदाई की लागत, 4 मीटर खुदाई की लागत करें, ये क्या हो जाएगा A4 हम मान लेते हैं। अब 3 मीटर बचे, 3 मीटर खोदने के लिए 250 रुपये लग रहा है, चौथा मीटर और खोदोगे तो 50 रुपये और बढ़ जाएगा। मतलब आपके पास 250 + 50 रुपये और बढ़ा तो ये आपके पास आ जा गया कितना 300 रुपये। कितना आपकी लागत हो गई 300 रुपये, 4 मीटर खुदाई की लागत हो गई। अब इन खुदाई की लागतों में हम क्या करें, डिफरेंस निकालने का प्रयास करें। तो अगर डिफरेंस इनका समान आएगा तो ये जो सूची बन रही है, एक श्रेणी जो बन रही है वो क्या हो जाएगी, वो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में हो जाएगी। अब यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे क्या देखें, अगर A2
A2 में से A1 घटा दें। A2 बच्चे ये है, इसको A1 घटाएंगे तो आपके पास आएगा 200 में से अगर 150 घटाएंगे तो आपके पास 50 आएगा। अगर हम A3 में से A2 घटाएं, A3 बच्चे अपना क्या है, A3 है 250, A2 कितना है 200। A3 में से हम मतलब कि 250 में से 200 घटाएंगे तो आपके पास आया कितना 50। अब A4 में से A3 घटाएंगे, मतलब ये 300 में से अगर 250 घटाएंगे तो आपके पास 300 में से अगर 250 घटाएंगे तो आपके पास आया कितना 50 आया। जब ये 50 आ गया तो अब बच्चे क्या करना है, 50 आ गया ना। चलिए जब ये क्या हो गया 50 आ गया, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो क्रमागत पदों में समान अंतर देखने को मिल रहा है। ये देखो समान अंतर देखने को मिल रहा है, तो अतः जो संख्याओं की जो सूची होगी यहाँ पे लिख देना बच्चे। अतः संख्याओं की सूची क्या होगा, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी में है। क्या है, समांतर श्रेणी में है। ठीक, इतना क्लियर हो गया। तो इतना आपको बच्चे क्लियर हो गया तीसरा वाला क्वेश्चन। इसके बाद हम चलते हैं अपने चौथे वाले क्वेश्चन की तरफ। चलें, चौथा वाला क्वेश्चन क्या है उसको हम देखेंगे। ठीक, चौथा क्वेश्चन, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो आपको जो जमा की जा रही है उसमें आपको क्या निकालना है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन या सूची में देखना है क्या वो सूची अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में आ रहा है या नहीं। आपके पास जो हम यहाँ पे देखें तो दर जो है, दर क्या है 8% है। ठीक, और वार्षिक 8% क्या है, वार्षिक है दर, 8% क्या है, वार्षिक है। ठीक, मूलधन क्या है, मूलधन, जो मूलधन है वो क्या है, A1 बराबर क्या है बच्चे, ये क्या हो गया 10,000 हो गया। ठीक, 10,000 रुपये ये A1 बराबर हो गया। एक वर्ष बाद मिश्र धन जो हो जाएगा उसको अगर हम देखें, यहाँ पे देखो खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन 10,000 की राशि का 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। अब यहाँ पे मैंने कहा बच्चे एक वर्ष बाद का मिश्र धन, एक वर्ष बाद मिश्र धन क्या हो जाएगा, मिश्र धन मतलब A2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, ये 10,000 तो हो गया, ये 1 + 8 बटे क्या हो जाएगा 100 इनके पावर एक वर्ष, मतलब एक वर्ष हमने लिख रहे हैं। देखो हम इसको आपको बच्चे ये कहाँ से इतना कर रहे हैं, इसको ये कहाँ से कर रहे हैं, तो ये होगा मिश्र धन बराबर फार्मूला होता है, मिश्र धन बराबर मूलधन और 1 + दर बटे 100 के पावर समय या टाइम, यहाँ समय हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे बच्चे देखो, यहाँ पे ये मिश्र धन आपको ये देखो मिश्र धन हो गया, और जो मूलधन बच्चे यहाँ पे इतना है मूलधन, तो हमने मूलधन लिया 1 और दर आपको 8% दी गई है, समय एक वर्ष दिया गया है। अगर एक वर्ष में जो मिश्र धन था उसका वो मिश्र धन कितना हो जा रहा है उसको हम निकालेंगे। एक वर्ष में आपका मिश्र धन जो हो जा रहा है उसकी हम बात करें तो ये हो जा रहा है, आपको निकालें तो यहाँ A2 बराबर निकालें तो कितना हो जाएगा, ये तो आपका हो गया 10,000 मल्टीप्लाई, अब वो यहाँ इसका क्या हो जाएगा 108/100, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो ये निकल कर आया 108 और 00, इतना क्या हो गया मिश्र धन निकल कर आया, कितना, इतना मिश्र धन निकल कर आया। ठीक, अब एक वर्ष बाद और 2 वर्ष बाद की बात करें तो 2 वर्ष मतलब जो यहाँ पे हमने बच्चे समय लगाया है फार्मूले में, इसी समय को हम 2 वर्ष कर देंगे। पहले तो हमने 1 वर्ष पे लगाया कितना मिश्र धन आया, उसके बाद हम लगाएंगे 2 वर्ष पे, फिर उसके बाद 3 वर्ष पे, फिर हम निकालेंगे उसमें समांतर श्रेणी है कि नहीं है। देखो हमने फिर 2 वर्ष के बाद यहाँ 2 वर्ष बाद मिश्र धन, 2 वर्ष बाद मिश्र धन कितना हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा पहले तो मूलधन, अभी कितना आपको लेना पड़ेगा, अब मूलधन आपको ये लेना पड़ेगा जो आपने पहले मिश्र धन लिया है, अब उसको मूलधन लेना पड़ेगा 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए। अब आपको क्या हो जाएगा बच्चे, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 12,597 आएगा। ठीक, अब उसके बाद 3 वर्ष के लिए अगर बात करें, 3 वर्ष बाद जो मिश्र धन होगा बच्चे, मिश्र धन होगा
वो कितना होगा। अब आपको कितना मूलधन जो लेना है, मूलधन 12,597 लेना है। अब 1 + 8 क्या हो गया, दर हो गया बटे 100। अब क्या हो गया 3 वर्ष, मतलब 3 वर्ष। अगर इसको बच्चे सॉल्व कर दोगे तो आपके पास 15,869 निकल कर आएगा। अब ये तो हो गया आपका, देखो यहाँ पे A2 था, कहाँ, यहाँ पे A2 था तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे होगा A3 मान लो और इसको A4 मान लो। अब बच्चे अगर हम इसमें मतलब डिफरेंस निकालने का प्रयास करें तो A2 - A1 बराबर क्या हो जाएगा। A2 बच्चे आपके पास कितना है, A2 है आपके पास इतना और A1 कितना है, इतना है। तो मतलब ये हो जाएगा 10800 माइनस इतना हुआ। अब इसको घटा दोगे बच्चे तो ये निकल कर कितना आता है आपके पास, ये निकल कर आता है आपके पास 800 रुपये। 800 रुपये ये निकल कर आता है। अब A3 में से A2 घटाओगे, A3 में से A2 घटाओगे तो ये 12,597 माइनस A2 कितना निकल कर, A2 है 1,800, 1,000 नहीं 10,800, 10,800 घटाओगे तो ये निकल कर कितना आएगा बच्चे, ये निकल कर आएगा, देखो 7 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 15 में से 8 7 15 हो गया और फिर 11, फिर 11 मतलब 11 में से 10 जाएगा तो मतलब 1 बचेगा, इतना रुपए हो गया। अगर A4 में से A3 घटाएंगे तो A4 कितना है बच्चे, इतना है। A3 कितना है 12,597। तो यहाँ पे 15,869 में से 12,597 घटाया जाएगा तो बच्चे ये 3272 रुपये आएगा, इतना आ गया। अब देखेंगे कि जो क्रमागत जो पदों में अंतर आ रहा है क्या वो समान है। यहाँ लिखना बच्चे क्रमागत पदों में अंतर जो है, अंतर समान नहीं है। कहाँ समान नहीं है बच्चे, यहाँ पे देखो एक तो पद ये था, इसको निकाले तो यहाँ पर 800 आया, इसमें निकाले तो आपके पास 1797 आया, इसमें निकाले तो आपके पास 3272 आया। अब अगर इसमें देखो समान किस में आया, इसमें देखो 50 आया, 50 आया, इसको समान आया। इनके क्रमागत जो पदों में अंतर समान आ रहा है तो ये क्या है गया, समांतर श्रेणी में हो गया। और वहीं बात करें इस वाले क्वेश्चन में, इनके क्रमागत पदों का अंतर जो समान नहीं आ रहा है, इसलिए ये क्या होगा, समांतर श्रेणी में नहीं होगा। तो आप बच्चे यहाँ पे लिखेंगे क्रमागत पदों में अंतर यहाँ में रहेगा, में अंतर समान नहीं है। अतः क्या होगा, जो संख्याओं की सूची जो बन रही है वो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी में नहीं है। इतना बच्चे क्लियर हुआ। तो ये था आपका, ये था पहले का चौथा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को भी स्क्रीनशॉट करिएगा बच्चे, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। तो बच्चे ये सेशन यहीं तक था। अगले सेशन में इसके आगे वाले जो क्वेश्चन हैं उसको करेंगे। अच्छे तरीके से सेशन आपको क्लियर किया जाएगा, अच्छे कॉन्सेप्ट भी क्लियर किए जाएंगे। तो बच्चे आपको समझ नहीं आया है तब भी आप कमेंट कर सकते हैं, समझ आया है तब भी आप कमेंट करें, क्योंकि आपके उसी कमेंट से हमें फीडबैक मिलेगा, कि रिव्यू मिलेगा। रिव्यू आपको होगा तो फिर हमें पता चलेगा कि आपको कितना समझ आ रहा है, कितना नहीं समझ आ रहा है। क्योंकि बच्चे ये ऑफलाइन क्लास तो है नहीं, ऑनलाइन क्लास है, इसलिए ऑनलाइन क्लास में आप अपना रिव्यू या कमेंट जरूर दीजिए। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।